में अंतर क्या है? ऊष्मा को हम कहते हैं हीट इंग्लिश में, और ताप को कहते हैं टेम्परेचर। तो इन दोनों में आखिर अंतर है क्या? यह एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण ठंडेपन और गर्माहट का आभास होता है। ठीक है। ताप क्या है? यह किसी वस्तु की गर्माहट अथवा ठंडेपन की माप है। मतलब इसका जो हम मापते हैं, जैसे तापमापी से मापते हैं थर्मामीटर से, तो हम क्या मापते हैं? ताप के कितना, उसका टेम्परेचर कितना है। और ऊष्मा में तुम लोग एग्जाम्पल समझ सकते हो, जैसे आग है तो आग ऊष्मा में आ जाएगी। जैसे कि देखो ये है हीट, ऊष्मा। ऊष्मा क्या है कि जो ये पानी को नीचे से ये गर्म कर रही है, जो आग है ये ऊष्मा दे रही है, जिससे क्या हो रहा है? पानी गर्म हो रहा है। अब पानी में अगर हम थर्मामीटर डालते हैं तो हम थर्मामीटर डाल के चेक क्या कर रहे हैं? उसका ताप कितना हुआ, मतलब उसका टेम्परेचर क्या है। तो ये है दोनों में अंतर। ठीक है। तो इसका ऐसा ही मात्रक होता है जूल ऊष्मा का, और ताप का होता है केल्विन। ऊष्मा में यह एक खुद का कारण है, लेकिन ताप क्या है? ताप कहाँ से आ रहा है? वो ऊष्मा से आ रहा है। ये तो स्वयं में उत्पन्न हो रही, लेकिन ये ऊष्मा से आ रही है। फिर दो वस्तुओं का ताप समान होने पर उसमें ऊष्मा की मात्रा भिन्न भिन्न हो सकती है। मतलब अगर तापमान समान है तो ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है हमने उसमें ज्यादा आगी लगाई हो, ज्यादा मतलब जैसे कि गैस है, ठीक है, गैस जलाई हमने, तो एक में हमने गैस ज़्यादा तेज जला दी तो पानी जल्दी जल्दी गर्म हो गया। एक में स्लो स्लो स्पीड से ज़्यादा देर तक जलाते रहे और दोनों का तापमान जो है समान कर लिया, लेकिन जरूरी थोड़ा ना है कि ऊष्मा भी समान होगी, ये बोला गया है। अब फिर इसमें क्या है? दो वस्तुओं में ऊष्मा की मात्रा समान होने पर उनके ताप भिन्न भिन्न हो सकते हैं। फिर ऊष्मा में किसी वस्तु में निहित ऊष्मा उसके द्रव्यमान ताप तथा प्रकृति पर निर्भर नहीं करती, और किसी वस्तु की ताप उसमें निहित ऊष्मा की मात्रा पर निर्भर करती है। ये दोनों के हो गए अंतर। फिर ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक जूल है, और ये कैसी राशि है? ऊष्मा मतलब ऐसा हम बता नहीं सकते कि ऊष्मा की दिशा कौन सी है, तो ऊष्मा एक अदिश राशि है। और एक कैलोरी में कितनी क्या होते हैं? तो एक कैलोरी होती है 4.186। अब विमीय सूत्र क्या है? तो विमीय सूत्र है ml/T-2। ऊष्मा क्या है? ऊर्जा और ऊष्मा कार्य इन सब का हमने बताया था क्या होता है। विमीय सूत्र ml/T-2, तो इसका भी यही रहेगा। फिर है तापमिति। भौतिक की वह शाखा जिसके अंतर्गत ताप का मापन किया जाता है तापमिति कहलाती है। और तापमापी क्या है? तापमापी, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं थर्मामीटर। तो तापमापी उस युक्ति को कहते हैं जिसकी सहायता से किसी वस्तु के ताप का मापन किया जाता है, मतलब टेम्परेचर को हम नाप सकते हैं, माप सकते हैं। अब टेम्परेचर को मापने के लिए थर्मामीटर कैसा दिखता है? ये ऐसा दिखता है थर्मामीटर। इसके अंदर ये यहाँ पर पारा भरा रहता है, पारा। तो हम क्या करते हैं? पारा जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वो भी ऊपर होता जाता है। और अभी कोरोना में एक ऐसा भी देखा है हमने, इसको यहाँ सिर के यहाँ रखते हैं और ये टेम्परेचर नाप लेता है। तो एक ये वाला थर्मामीटर भी यूज किया जाता है। फिर है अब ताप मापने के पैमाने क्या क्या है। मतलब जैसे कि हम बोलते हैं कि हमें लंबाई नापनी है तो हम बोलते हैं मीटर है, किलोमीटर है। अब ताप को नापना है, ताप के लिए क्या क्या होगा? इस पैमाने का आविष्कार स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने किया, अतः इस पैमाने को सेल्सियस पैमाना भी कहते हैं। इस पैमाने में अधो बिंदु और ऊर्ध्व बिंदु के बीच मूल अंतराल के बीच 100 बराबर भागों में विभाजित कर दिया जाता है। जो हम नापते हैं वो सेल्सियस में नापते हैं, इतने सेल्सियस उतने सेल्सियस। तो उसमें कितने पैमाने होते हैं, मतलब कितने खंड कितने होते हैं? जैसे हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर में कितने खंड रहते हैं? मतलब एक छोटा सा स्केल रहता है, उसमें 15 सेंटीमीटर रहते हैं, ठीक है, मतलब 15 खंड रहते हैं। ऐसे इसमें कितने खंड रहेंगे? तो इसमें 100 बराबर भागों में हम इसको बांट रहे हैं, मतलब 0 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक।
तो इस कारण से इस पैमाने को सेंटीग्रेड पैमाना भी कहते हैं। ये मत लिखना, ये बर्नियर की टेबल है। ये तो हो गया पहला पैमाना, हो गया सेल्सियस। यहाँ पर कहीं लिख लेना सेल्सियस। ये हमारा सेल्सियस पैमाना है। दूसरा होता है फ़ारेनहाइट। ठीक है, फ़ारेनहाइट क्या है? तो इस पैमाने का आविष्कार जर्मनी के वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट ने किया था। इस पैमाने में अधोबिंदु और ऊर्ध्वबिंदु के बीच 180 बराबर भागों में विभाजित किया है। ठीक है, सेल्सियस को हमने इनने किया था 100 में और फ़ारेनहाइट को किया है 180। इस पैमाने के प्रत्येक भाग को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं। इस पैमाने में जल का हिमांक मतलब जल कितने टेम्परेचर पे जम जाएगा, तो वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जम जाता है। और क्वथनांक मतलब कितने पर उबलेगा, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर वो उबलता है। तो ये इसका पैमाना चलता है 32 से 212 तक। फिर है रियूमर पैमाना। इस पैमाने का आविष्कार फ्रांस के वैज्ञानिक थे रियूमर, उनने किया था। इस पैमाने में अधोबिंदु और ऊर्ध्वबिंदु के मध्य अंतराल कितने हैं? 80 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। इसके प्रत्येक भाग को एक रियूमर मतलब ऐसा लिखेंगे 1 डिग्री आर रियूमर कहते हैं। इस पैमाने पर जल का हिमांक मतलब जल कितनी टेम्परेचर पे जम जाएगा, तो वो 0 डिग्री रियूमर और उबलेगा कितने पर? 80 डिग्री रियूमर पर उबलेगा। फिर है केल्विन। केल्विन जिसको हम के लिखते हैं। इस पैमाने का आविष्कार इंग्लैंड के वैज्ञानिक केल्विन ने किया था। इस पैमाने में अधोबिंदु और ऊर्ध्वबिंदु के बीच 100 अंतराल होते हैं। 100 बराबर खानों में इसको भी बांटा गया है। प्रत्येक भाग को 1 केल्विन लिखा जाता है। इस पैमाने में जल का हिमांक मतलब जल कहाँ जमेगा? 273 डिग्री मतलब 273 केल्विन पर जमेगा। और कहाँ पर पानी उबल जाएगा? 373 केल्विन पर जो है पानी उबलेगा। तो देखो इन दोनों के बीच में 100 खाने हो गए। अब रूपांतरण मतलब अगर मानो हमें 1 डिग्री सेल्सियस है, उसको हमें कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। ठीक है, या तो फ़ारेनहाइट है उसको कन्वर्ट करना है सेल्सियस में, या तो सेल्सियस है उसको कन्वर्ट करना है केल्विन में, या फिर फ़ारेनहाइट को केल्विन में, या तो केल्विन को सेल्सियस में, या तो केल्विन को फ़ारेनहाइट में। ऐसा कुछ करना है या तो रियूमर में करना है। तो कैसे करेंगे? ठीक है, अब वो देखते हैं कैसे करेंगे। तो उसका ये फॉर्मूला होता है C माइनस 100 अपॉन 100 माइनस 0 F माइनस 212 बटे 212 माइनस 32। ये सब फॉर्मूले हैं। अब हमें मान लो इस फॉर्मूले में सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे? ये दोनों चीज़ें ले लेंगे। ठीक है, बाकी ये हटा देंगे। अब हमें ये नहीं चाहिए, हमें सेल्सियस चाहिए और फ़ारेनहाइट चाहिए। तो दोनों चीज़ें ले ली। अब हमसे कहा गया है कि सेल्सियस जो है 5 डिग्री सेल्सियस है, तो हम यहाँ अपनी वैल्यू 5 डिग्री रखेंगे और यहाँ से हम F की वैल्यू निकाल लेंगे। अब तो यहाँ सिर्फ सॉल्व करना है, अकेला F है जो कि निकालना है। अब ऐसे उल्टा है, अगर मान लो कि हमें सेल्सियस दे के रखा है और उन्होंने कहा है केल्विन में कन्वर्ट करो, तो हम इन दोनों को एक दूसरे के बराबर रखेंगे, बाकी ये दोनों हटा देंगे। अब हमें दे के रखा है कि ये है 300 केल्विन पर। ठीक है, और उन्होंने कहा है कि बताओ ये कितना सेल्सियस होगा, तो यहाँ 300 रखेंगे, फिर हम यहाँ से सेल्सियस की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये चारों चीज़ें इसमें काम में आती हैं एक दूसरे के टेम्परेचर को चेंज करने के लिए। फिर उसके बाद है ऊष्मीय प्रसार। क्या होता है? नाम से ही देखो, ऊष्मीय मतलब ऊष्मा और प्रसार मतलब उसका फैलाव। तो वो कैसा होगा? तो किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसमें होने वाले प्रसार को ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। मतलब अगर हम किसी पदार्थ को गर्म कर रहे हैं और फैल रहा है तो ऊष्मीय प्रसार रहेगा। ये 3 प्रकार का रहता है, रेखीय, क्षेत्रीय और आयतन। रेखीय में क्या होगा? तो जब किसी ठोस को गर्म करने पर उसकी लंबाई में वृद्धि होगी तो रेखीय है, अगर उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी तो वो क्षेत्रीय है, और अगर उसके आयतन में वृद्धि होगी तो वो आयतन प्रसार है। ठीक है, तो 3 प्रकार के हो गए। फिर उसका आधा है कि रेखीय प्रसार का गुणांक क्या होता है? तो माना किसी पदार्थ की छड़ की लंबाई, प्रारंभिक लंबाई मतलब शुरुआत में उसकी लंबाई L थी, हमने उस पर कुछ टेम्परेचर से उसको गर्म किया। ठीक है, और टेम्परेचर में बदलाव हुआ है डेल टी। ये वृद्धि करने पर उसकी लंबाई में भी थोड़ा सा परिवर्तन हो गया डेल एल। तब छड़ की लंबाई में वृद्धि कैसी होगी? तो प्रारंभिक लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होती है छड़ में वृद्धि। दूसरा,
उसके ताप में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होती है। तो ये दो के अनुक्रमानुपाती हो गई, तो हमने कहा टोटल किस किस के अनुक्रमानुपाती होती है, एल के और डेल टी के। अब ऐसा लिख लिया। उसके बाद अब ये देखो समानुपाती है, इसको हटाना है हमें तो समानुपाती को हटाया तो बराबर लगाया, और अब हमने लिखा अल्फा। ये समानुपाती नहीं है, ठीक है, ये है अल्फा। समानुपाती पहले वाला समानुपाती था, ये लिखा है अल्फा एल डेल टी, ये आ गया। अब ये जो अल्फा है, अल्फा की वैल्यू निकाल लो, तो अल्फा बराबर हो गई डेल्टा एल बट्टे में एल डेल टी। तो ये हो जाता है हमारे पास इसका रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा, और इसका भी में सूत्र होगा m0 l0 t0, और सिर्फ ये केल्विन है तो क्योंकि एल से एल देखो लंबाई से लंबाई कट जाएगी, बचेगा टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर ऊपर जाएगा तो जाएगा केल्विन पे -1। अब उसके बाद देखना है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या होता है। तो इसमें भी क्षेत्र में परिवर्तन कितना हो रहा है, अभी क्षेत्रफल ए था, फिर परिवर्तन डेल्टा ए हो गया, तापमान में वृद्धि डेल्टा टी हो गई। तो ये किस किस के अनुक्रमानुपाती रहेगा, तो सबसे पहले तो ए के, दूसरा डेल्टा टी के, यहाँ टी आएगा टी के। तो अब जब हम दोनों के अनुक्रमानुपाती है तो यहाँ हम कहेंगे कि डेल्टा ए जो है वो अनुक्रमानुपाती है ए के और डेल्टा टी के, तो इसको बराबर रखो। अब यहाँ पहले हमने अल्फा माना था, अब इसमें हम बीटा मानते हैं, बीटा ए डेल टी। अब यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल लो, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल्टा ए बटे में ए डेल्टा टी, और इस बीटा को कहते हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। अब तीसरा हमें निकालना है आयतन प्रसार गुणांक। तो आयतन हम कैसे निकालेंगे, तो हमने कहा कि मान लो पहले का आयतन भी था, अब वृद्धि डेल्टा भी है, तापमान वृद्धि डेल्टा टी है, तो किस किस के अनुक्रमानुपाती रहेगा, तो सबसे पहले डेल्टा भी जो है भी के अनुक्रमानुपाती रहेगा, साथ में डेल्टा टी के अनुक्रमानुपाती रहेगा अब दोनों समीकरण को मिक्स करके लिखेंगे तो भी डेल्टा टी हो जाएगा। अब ये जो है अनुक्रमानुपाती, इसको हटाना है, तो हटाएंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे अल्फा हो गया, बीटा हो गया, अब लिखेंगे गामा, गामा भी डेल्टा टी, इसको कहते हैं गामा, GAMMA गामा तो ये हमारा हो जाता है आयतन प्रसार गुणांक गामा।